मोदी जी का जहां तक सवाल है, सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बतलाया है। उनका पूरा जीवन ही इस हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित, रात दिन। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला कोई नेता पहली बार मैंने देखा है अपने जीवन में, तो नरेंद्र भाई मोदी को देखा है। हमसे भी बड़े होने के बावजूद लगातार दिन में 3 सभा 4 सभा को संबोधित करना, दिल्ली से चलकर आना जाना, सभा को संबोधित करना, दूसरी तीसरी चौथी, फिर पहुंचना। और आपको आश्चर्य होगा कि यहां से जाने के बाद रात को 10 बजे फिर बैठक होती है। तो सचमुच यदि हम भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो ऐसा ही तपस्वी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप भारत के बारे में आप जानते हैं, आप लोग भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी, भारत गरीबों का भारत है, बहुत कमजोर भारत है। और हालत यह थी, भारत को इतना लोग कमजोर मानते थे कि जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा देता। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके गांव के, आपके अड़ोस पड़ोस के, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। आज भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले दुनिया की मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत तो कमजोर भारत है। कमजोर की आपने देखा होगा, गांव में जो कमजोर होता है उसकी बात जल्दी लोग सुनते नहीं है। यही हालत हमारे भारत देश की थी 2014 के पहले। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लेते नहीं थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। यह भारत की हैसियत है। कई घटनाएं, अब धन दौलत के मामले में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं बोलचाल की भाषा में धन दौलत। हर व्यक्ति की अपनी धन दौलत होती है, वैसे ही हर देश की भी अपनी धन दौलत होती है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो हमारा भारत ही 11वें स्थान पर था, दुनिया में 11वें स्थान पर था। 7 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके, मेरे बहनों भाइयों, हमारे भारत को दुनिया के 5 कंट्रीज में, दुनिया के 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया। और मैं नहीं, सारे विश्व के अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, सब यह दावा कर रही हैं, सभी यह दावा कर रही हैं कि साहब भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो भारत की है। इसलिए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। भारत अब 4थे, 5वें, 8वें, 10वें स्थान पर दुनिया में नहीं होगा, बल्कि आज के 2.5 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद, भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत में, दुनिया में 3 देशों का नाम लिया जाएगा तो अमेरिका, चीन और भारत होगा, मेरे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। और यह तो मैं कहना चाहता हूं कि पराक्रमी बिरसा मुंडा की यह धरती है। बिरसा मुंडा जी का क्या योगदान है समाज को एकत्रित करने में और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने में। मैं समझता हूं कि यहां का बच्चा अच्छी तरह परिचित है। बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार तहे दिल सम्मान यदि किसी सरकार ने दिया है बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दिया। और मैं मानता हूं कि वह जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक हैं।
और यह धरती और हर देशवासी राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना से जो उनकी जीवन गाथा है वह स्वाभाविक रूप से लोगों को भर देती है। अब झारखंड की धरती तो अद्भुत है। पहली बार इन लोगों को प्रकाश में लाने का काम, लाइमलाइट में लाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। चाहे वह तिलका मांझी हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, नीलांबर हो, पीतांबर हो, ताना भगत हो, एक से एक लोग इस धरती पर पैदा हुए। क्या वह गरीब परिवारों से आते थे? इसी कारण जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिला। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को भी सम्मान देना, सम्मान के नजरिए से देखना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारत में कोई सरकार कर रही है मेरे बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अब आदिवासी मंत्रालय भी यदि किसी को बनाना हुआ तो सबसे पहले इस आजाद भारत में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था, और किसी ने नहीं बनाया। और आज आपको जानकर खुशी होगी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय इसका बजट पहले से 6 गुना बढ़ा दिया गया है। क्यों अर्जुन मुंडे? 6 गुना बढ़ा दिया गया है। अब आपके अर्जुन मुंडा जी बड़े बजट के मालिक हैं। आप समझते होंगे कि घर के हैं, घर की मुर्गी शाक के बराबर। और आदिवासियों में भी जिनको कोई पूछता नहीं, ऐसे हजारों गांव, मुझे इस समय संख्या याद नहीं है। पीएम जनधन योजना जो लागू हुई है, लगभग कितने हजार गांव हो गए? 17,000 है, 36,000 गांव जो एकदम पिछड़े हैं, आज तक उनकी किसी ने सुध ही नहीं, और उनके अलावा भी 22। पहली बार समाज की अंतिम सीढ़ी पर जिन्हें कहा जाता बैठे हुए थे, उपेक्षित थे, कोई जाता नहीं था, पूछता नहीं था, उनकी चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के किसी देश में वह काम नहीं हो पाया जो हमारी सरकार ने किया। आप इसका पता लगा लेना। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, आप अखबार के पन्नों पर लिख देना, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि मैंने जिंदगी में राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, इसलिए मैं कह रहा हूं। 25 करोड़ जनता को, 25 करोड़ गरीबों को हम लोगों ने गरीबी के बाहर कर दिया। ये हमारी सरकार नहीं कह रही है, नीति आयोग ने कहा है, बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा है। भारत ने करिश्मा कर दिया। या कोई सामान्य बात है? भारत की ताकत सुनना चाहेंगे? सुनिए, रशिया और यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है 2 साल से। कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठाइए तो। सबको मालूम। वाह वाह, बहुत जागरूक हैं लोग। वहां भी सबको मालूम है, वहां बैठे हैं जो लोग, जहां हाथ उठाइए पीछे भी। बहुत अच्छा। बहनों भाइयों, रशिया, रूस और यूक्रेन में 2 वर्ष से अधिक हो गए लड़ाई चल रही। बराबर रूस भी मिसाइल, बम, तोप, गोले, यह सब सारा चला रहा है, और यूक्रेन भी चला रहा है। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय हमारे भारत के हजारों बच्चे वहां पढ़ते थे, और उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उनको यह चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। कहीं रूस की तरफ से कोई मिसाइल आ गई, अब हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां गिर गई, तब तो हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। तो भारत में जो उनके माता पिता रहते थे वह प्रधानमंत्री से मिले, और प्रधानमंत्री से कहा, हे प्रधानमंत्री जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी, हम नहीं जानते कैसे होगा, लेकिन आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, भारत ले आइए। अब बहनों भाई, आप मान लो मिसाइल, बम, तोप, गोले बराबर दोनों देशों की तरफ से चल रहे हैं, कैसे काम करेगा कोई? लेकिन देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मेरे बहनों भाइयों,
उन्होंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। और उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को मिलाया, उनसे बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे हमारे भारत के वहां से अपने देश वापस आ गए। यह है हमारा भारत। यह है हमारा भारत। अच्छा बहनों भाइयों, ये बतलाओ आप, और मैं जानता हूं कि आदिवासी समाज के बहुत लोग झारखंड में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ये बताओ, जिंदगी में धन दौलत बड़ा कि मान सम्मान बड़ा? एक आवाज में बोलिए, धन दौलत बड़ा कि मान सम्मान बड़ा? मान सम्मान स्वाभिमान ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य भूखा रह सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। यही झारखंड का चरित्र है बहनों भाइयों, उसी की याद दिलाने के लिए मैं आप सबके बीच आया। अब यहां पर कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं जानते हैं? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब अब हम लोग जो है एक काम करेंगे, संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना धन है, तो सर्वे कराया जाए। क्यों सर्वे करा रहे हो संपत्तियों का? ईडी सीबीआई पूछती हो तो आप अपनी संपत्ति बताते नहीं हो, ऐसे तुम अपनी संपत्ति बताओगे? या आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और कहते हैं देश के संसाधनों का बंटवारा होगा। और यह भी कहते हैं कि जो माइनॉरिटी हैं और पर्टिकुलरली मुस्लिम, माने जो अल्पसंख्यक हैं और उसमें भी जो मुस्लिम हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला क्लेम यदि इस देश की प्रॉपर्टी पर किसी का बनता है तो उनका बनता है। बताइए क्या तमाशा है? मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। अबे जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप यदि लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो किसको बांटेंगे? देश ये जानना चाहता है। और बहनों भाइयों, मुस्लिम समाज हो चाहे क्रिश्चियंस हो, हर योजना का लाभ मिल रहा है। कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति भारत में यह बतला दे, पक्का मकान यदि हमारे प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं, किसके साथ भेदभाव किया है? मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड में भी लोगों को, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, जो हकदार हैं पक्का मकान पाने के, उनको पक्का मकान मिला है। और मैं वहां जो बैठे हैं, खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनके घरों में शौचालय नहीं रहा, उनके घर में शौचालय बना है कि नहीं है? जब मैं पूछना चाहता हूं वहां के, जिनके घर में बिजली नहीं, बिजली पहुंचाई गई। क्या चाहिए? अच्छा, दूसरी चीज, जो 5 किलो मुफ्त में राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है भैया कि नहीं? तो खूब मजे होंगे। मैं जानता हूं बड़े चतुर हैं झारखंड के। घर में 5 किलो नहीं आता होगा, 25 किलो आता होगा।
खाते भी होगे। सही बात है ना, ईमानदारी की बात है ना। देखिए मैंने बोला नहीं, इशारे में बतला दिया। बात सही है कि नहीं बताइए। तो इस पर हमारे मोदी जी ने हिंदू मुसलमान के आधार पर, ईसाई के आधार पर कोई भेदभाव किया है? ये लोग क्यों इस समय सब सारी बातें कर रहे हैं? हर योजना का लाभ हर धर्मावलंबियों को मिल रहा है, लेकिन इन लोगों की आदत है, जान रहे हैं इंडी अलायंस के लोग कि वे हार रहे हैं, तब लोगों को अंदर भय पैदा करके, खौफ पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कभी लोगों के दिलों में भय पैदा करके समर्थन नहीं हासिल करना चाहती, बल्कि लोगों के दिलों में हम प्यार, मोहब्बत और विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब जानते हैं एक बात और, आपको मालूम है कि नहीं, अखबार में पढ़ा कि नहीं, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। मालूम है कि नहीं? बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई। जानते हैं कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? यह तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी निर्विरोध जीते हैं, तब लोकतंत्र को खतरा नहीं था। और आज यदि निर्विरोध सूरत में भाजपा का प्रत्याशी यदि सांसद बन जाता है तो लोकतंत्र को खतरा है। बताइए, यदि कांग्रेस का कैंडिडेट निर्विरोध हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती, और बीजेपी यदि जीत गया मान जाए, निर्विरोध हो जाए कैंडिडेट, तो लोकतंत्र पर खतरा। क्या है तमाशा? अरे झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। अरे कांग्रेस के दोस्तों, राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में कुछ है दमखम तुम्हारे अंदर। अजीबोगरीब है। और एक ही नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में, जानते हैं समाजवादी पार्टी, डिंपल यादव वहां की 2012 का लोकसभा का उपचुनाव था, निर्विरोध जीत गई, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं था। हमारा एक आदमी जीत गया तो लोकतंत्र को खतरा हो गया। बहनों भाइयों, बराबर ये जनता की आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं कि आप अर्जुन मुंडा को ऐसा करिए ना, झारखंड हर समय रिकॉर्ड बनाता है तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। और इस बार क्या पूछना, बाबूलाल जी मरांडी अध्यक्ष, सबसे पुराने नेता तो आप ही हैं भाजपा के, बाबूलाल जी सबसे पुराने। अर्जुन मुंडा तो इनसे बहुत छोटे हैं। ये हूं, और सुदेश महतो जैसा नौजवान यदि बिल्कुल ताकत दे रहा हो, तब यहां जीतने से कौन रोक सकता है? अरे जीतेगा, लेकिन कितने से जीतेगा? 2 लाख से जीतेगा। और बढ़ाइए, इस बार कितने से जीते थे? इस बार तो बेकार था। कितने से जीतेगा? नहीं। हाँ, 5 लाख से जिताइए तब। अरे मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आप 3 लाख से जिता दीजिए। मैं आप बहनों भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का मैं स्वागत करने के लिए आऊंगा। तो चलें कि ना चलें?